नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ भारत टीवी की ऑफिस में एक खास शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है सर्वेश पांडे। किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सवर्ण आर्मी नाम की एक संस्था चलाते हैं और सवर्णों के लिए, उनके आरक्षण के लिए, उनके हकों के लिए सड़कों पर और तमाम जगहों पर आपको संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। आज इस वक्त भारत टीवी की ऑफिस में मौजूद हैं और इनसे सवाल जवाब करेंगे, लाइव इंटरव्यू करेंगे और इंटरव्यू के दौरान इनसे कुछ तीखे सवालों का जवाब लेंगे। इस वक्त इनकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले, बड़के जिले प्रतापगढ़ में है और प्रतापगढ़िया सबसे बढ़िया इनको मानना पड़ेगा क्योंकि हम इंटरव्यू करने वाले हैं और ये इंटरव्यू बड़ा धमाकेदार होने वाला है। और अगर आप सर्वेश पांडे के विचारों को सुनते रहे हैं, इनकी जो संस्था है उसके काम को देखते रहे हैं, तो जरूर आप फटाफट जुड़ते जाइए बेबाक इंटरव्यू में। सबसे पहले भारत टीवी की ऑफिस में और इस धमाकेदार इंटरव्यू में सर्वेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सवाल और जवाब का दौर शुरू करते हैं। आपने एक सेना तैयार कर दी है, एक नई तरीके की आर्मी तैयार कर दी है। भारत की तो आर्मी है ही है, उसके अलावा अब आपने एक नई आर्मी तैयार कर दी है जिसका नाम है सवर्ण आर्मी। क्या है ये सवर्ण आर्मी और कब बनाया, किस मकसद से बनाया और क्या सोच रहे हैं उसे लेकर आप? देखिए, सवर्ण आर्मी का गठन जो है 2020 में किया गया है। उससे पहले हमारा जो संगठन है संकल्प क्रांति न्यास के रूप में काम करता था। आज जो सवर्ण आर्मी का गठन किया गया है उसका उद्देश्य सवर्ण समाज के हक, अधिकार और उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ना है। आपने जो कहा कि एक आर्मी थी, दूसरी आर्मी आपने बना दी, तो देखिए आर्मी शब्द हमने सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग आर्मी से बहुत प्रभावित हैं। हम आर्मी से बहुत प्रभावित हैं। आर्मी की सक्रियता से, त्वरित कार्यवाही से, तो इसलिए इसका नाम जो है आर्मी रखा गया। और जिस तरीके से हमारे भी समाज के लोग उसी तरीके से सक्रिय होकर के समाज की लड़ाई को लड़ सकें। चलिए दूसरा सवाल बताइए। चूंकि हमेशा आप जहां ब्राह्मणों की बात होती है, क्षत्रियों की बात होती है या सवर्ण बिरादरी के जितने लोग हैं उनकी बात होती है, आप उनकी हकों की लड़ाई के लिए हमेशा आगे आते हैं। ये बताइए, क्या जातिवाद तो नहीं फैला रहे हैं आप? देखिए, अगर 75 साल से जात के आधार पर राशन लेना, जात के आधार पर स्कॉलरशिप लेना, जात के आधार पर पंचायत में सीटें रिजर्व होना, जात के आधार पर विधानसभा लोकसभा में चुनाव लड़ना, ये सब कुछ जातवाद अगर नहीं है तो फिर आज सवर्णों की बात करना जातवाद कैसे हो गया? मैं इसको जातवाद नहीं मानता हूं। ये बताइए कि बहुत जगह पे बहुत सी चीजें होती हैं। अभी नई संसद, देश की नई संसद का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। बड़ा विपक्ष ने हमला किया, कहा कि ये क्या है, महामहिम देश की पहली सदस्य हैं, सम्मानित हैं, महामहिम हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने वाले मोदी जी ही हैं और उन्होंने बुलाया या नहीं बुलाया उनका आंतरिक मामला है और मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये बताइए कि जगह जगह, कई जगह पर ब्राह्मणों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, FIR हो रहा है, आरोप लगता है कि चूंकि आप ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, सवर्ण आर्मी चलाते हैं आप, आरोप लगता है कि कई बार जो है आप लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और कई आंदोलन भी आपने किए हैं। तो ये बताइए कि क्या मकसद होता है? क्या ये है कि कोई गलत है, गलत अगर सही है या गलत है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, तो उस पर आप लोग को आपत्ति क्यों हो जाती है कहीं पे? नहीं, गलत पर अगर कार्रवाई हो रही है हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी को गलत अगर बनाया जा रहा है और गलत बना करके कार्रवाई की जा रही तो वहां पर आपत्ति है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, हमने अपने समाज के लोगों से कहा है कि मेरे समाज का कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, लेकिन मेरे समाज का व्यक्ति गलत नहीं है, उससे गलत बनाया जा रहा है तो ये हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। उसके लिए चाहे मैं आंदोलन करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा हम हर वो काम करेंगे, लेकिन अपने समाज को नाजायज नहीं फंसने देंगे किसी मुकदमे में। ये बताइए कि सर्वेश पांडे बहराइच की धरती से आते हैं और भगवान परशुराम और जमदग्नि की महाराज की कर्मभूमि और जन्मभूमि कही जाती है। ये बताइए कि कितना इत्तेफाक रखते हैं आप जब छात्र राजनीति में रहे, आप जब छात्र जीवन में रहे और उसके बाद एक सवर्ण आर्मी नाम का गठन करते हैं, आप एक सेना बना देते हैं अलग तरीके की जो सवर्णों की लड़ाई लड़ती है। कहां से मन में ये ख्याल आया और कितने दिनों से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं?
देखिए, मैं कभी छात्र राजनीति में नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ छात्र जीवन में रहा हूं और छात्र जीवन से ही मेरे मन में विचार था कुछ करने का। और मुझसे बड़ा जाति निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और मैंने देखा कि हमारे समाज के साथ जितने भी भेदभाव किए जा रहे हैं सब जात के आधार पर किए जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने समाज के लिए आवाज उठाना चाहिए। फिर हमने यह निर्णय लिया और 2017 लास्ट में और 18 फर्स्ट में ही हमने इस संगठन का निर्माण किया और तब से लगातार हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जगह जगह जाते हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाते हैं, क्या लगता है योगी सरकार सवर्णों के लेके जो स्टैंड है सरकार का, अभी तक एक टर्म बीत चुका है सरकार का, दूसरा टर्म चल रहा है, सवर्णों को लेके जो पॉलिटिक्स है, जो उसका नजरिया है, या डेवलपमेंट की बात करें, रोजगार की बात करें, आरक्षण की बात करें, खासतौर पर आप आरक्षण पर टूट पड़ते हैं, कहते हैं आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए और सरकार ने कर भी दिया, तो आरक्षण को लेकर आपका स्टैंड अभी क्या है? नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण सरकार ने नहीं किया है। किस आरक्षण की बात आप करें जिसे EWS जो सरकार ने दे दिया? मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी मांग EWS की नहीं थी। EWS तो इन्होंने जबरदस्ती थोपा है और उस EWS का कोई मतलब नहीं, ना जिसमें उम्र सीमा में छूट दी जाए ना फीस में छूट दी जाए। दूसरी बात, अगर इनको EWS देना था तो जो 49.5% रिजर्व सीटें थी उसी में 10 हमें दे देते और इन लोगों का कम कर देते। बाकी जो 50% सीटें थे, 50.5%, उसको अनरिजर्व कर देते तो मुझे खुशी होती। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो तो आरक्षण वैसे ही है, जो 50% अनरिजर्व था उसमें इन्होंने 10% देने का काम किया है, तो इसका कोई मतलब नहीं। मेरी मांग है कि इस देश को आरक्षण मुक्त बनाया जाए और अगर आरक्षण मुक्त बनाने में इन्हें कोई समस्या है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, 50% सीटें एकदम अनरिजर्व हो, योग्य लोगों के लिए हो, प्रतिभाशाली लोगों के लिए हो, और जो बच रही है 50% वह पूरा आर्थिक आधार पर हो, वह जात के लिए ना हो करके वह सिर्फ गरीबों के लिए हो। तो क्या लगता है कि अभी आप कह रहे हैं कि आरक्षण जो हो वो हर जगह पे लागू हो, EWS केवल एक थोपा जो गया है, एक दिखावा है, आपके कहने का मतलब ये है। ये बताइए कि आप आरक्षण की बात करते हैं, क्यों ना आरक्षण, जिस आरक्षण को सिर्फ 10 साल के लिए लागू किया गया था संविधान में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लागू किया था, क्यों ना उस संविधान में जो संशोधन किया जाए और आरक्षण को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। और आरक्षण जो है, क्योंकि आरक्षण को लेकर लगातार बातें उठती हैं, कई बार बिल आए फेल हुए, पास नहीं हुए संसद में, लेकिन आरक्षण को लेकर आपका स्टैंड ये है कि क्या आरक्षण जो समान अधिकार से मिलना चाहिए या फिर उसमें कोई बदलाव होना चाहिए? मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण का समर्थन नहीं करता हूं। मैंने कहा सबसे पहले आपसे कि आरक्षण मुक्त भारत होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर लग रहा है कि कुछ गरीब तबका है, कुछ मजलूम लोग हैं जिनको उठाने के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता है, तो सिर्फ और सिर्फ वह रिजर्वेशन उन्हीं गरीबों के लिए होना चाहिए, ना कि किसी जाति के लिए होना चाहिए। किसी भी जाति का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, लेकिन वह जाति का दलित है तो तब भी वो रिजर्वेशन पाएगा। आपने तो सवर्ण आर्मी बना दी है, तो इसका मतलब पिछड़ा आर्मी कोई बना दे, कोई भीम आर्मी बना दिया है, तमाम तरह की आर्मी बहुत पहले से बनी। सुनिए मेरी बात, सुनिए सवाल सुन लीजिए। तमाम तरह की आर्मी चल रही है, भीम आर्मी चल रही है, सवर्ण आर्मी चल रही है और तमाम सारी चीजें चल रही है। कोई पिछड़ा वर्ग बना दे, कोई सवर्ण वर्ग बना दे, तो ये जो चीजें आपने तय कर रखी हैं, समाज में जो भेदभाव और ये जातवाद की राजनीति हो रही है, तो अगर आरक्षण मिला हुआ है गरीबों को तो उसमें क्या दिक्कत है? दलित को अगर आरक्षण मिला हुआ है तो क्या दिक्कत है आपको? क्या ये जो भेदभाव हो रहा, आप बताइए मुझे, भेदभाव का जो आरोप लगाया जा रहा है, 700-800 साल मुगलों का शासन रहा, मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? 200-250 साल अंग्रेजों का शासन रहा, मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? इस देश में शकहुड़ यवनों का शासन रहा, मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? इस समय इस देश में मौर्यों ने भी शासन किया, इस देश में यादवों ने भी शासन किया, इस देश में नाई लोगों ने भी शासन किया, मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? तो फिर किस शोषण की बात आप कह रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ तथाकथित शोषण इनकी कोरी कल्पना है और इस कल्पना को वास्तविकता में बदल करके सवर्णों का शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज सर्वेश पांडे ने सवर्ण आर्मी का गठन किया तो आपको बहुत तकलीफ है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में 75 साल से रिजर्वेशन दिया जा रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं थी। 75 साल बाद हमने कहा जातिगत आरक्षण ना दे करके आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गया। एक बात बताइए कि ये जो जातवाद की बात आप कर रहे हैं, जो शोषण की बात आप कर रहे हैं, जब देश आजाद हुआ तो आजादी के समय इस देश के नेताओं ने क्या कहा था कि मैं समता मूलक समाज की स्थापना करूंगा, मैं जात विहीन समाज की स्थापना करूंगा। तो फिर जातिगत जनगणना पर जोर कौन दे रहा है? कौन दे रहा जोर? सवर्ण लोग दे रहे हैं।
सवर्ण लोग जातगत जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। ये रिजर्वेशन पाने वाले लोग कह रहे हैं कि जातगत जनगणना होनी चाहिए, और जातगत जनगणना देश में होगा तो क्या इससे जातवाद खत्म होगा? जात विहीन समाज की परिकल्पना होगी? समता मूलक समाज की बात की जा रही है, तो समता मूलक समाज के नाम पर सवर्णों का शोषण किया जाएगा। एक और आप ये कह रहे हैं, दूसरी ओर आप ये बताइए कि संविधान की प्रस्तावना में है कि हम भारत के लोग भारत को अखंड राष्ट्र बनाने के लिए, तो वहीं पर कोई भीम आर्मी बना देता है, कोई सवर्ण आर्मी बना देता है। तो क्या हिंदुस्तान में ये जातिवादी जहर घोल कर हिंदुस्तान की जो एकता अखंडता है उसको खंडित करने का काम नहीं किया जा रहा है? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस देश में 75 साल से दलित और मुस्लिम तुष्टीकरण का महायज्ञ चल रहा है, जिसमें 100 युवाओं की आहुति दी जा रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और ये जो आप आर्मी की बात कर रहे हैं, तो हमसे पहले बहुत सारी आर्मी बनी है जिन्होंने हमारे समाज के खिलाफ जहल उगरने का काम, हमारे समाज को दबाने का काम। मैंने यहां तक देखा कि अगर किसी मामले में पंडित जी ठाकुर साहब आ जाते हैं तो उस मामले को और बढ़ा चढ़ा करके उछाला जाता है। आपने अभी हाथरस वाला मामला सुना होगा, जिसमें एक दलित लड़की की हत्या और रेप का मामला आया था। उस मामले में वो ठाकुर समाज के जो लड़के पकड़े गए थे उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने अगर उनको बरी किया तो कहीं ना कहीं तथ्य और तर्क पर ही बरी किया होगा। लेकिन देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि लड़के ठाकुर थे, इसलिए विरोध की पराकाष्ठा तो देखो, किस तरीके से पत्रकार, किस तरीके से नेता धक्का खा खा करके गिर रहे थे। लेकिन कोई भी मतलब निष्पक्ष कोई नहीं। बात क्या था कि आरोपी वहां सवर्ण था। कुछ दिन पहले साक्षी की हत्या हुई, 21-22 चाकुओं से गोद दिया गया साक्षी को। साक्षी भी दलित समाज से आती थी, लेकिन एक भी दलित समाज का नेता वहां पर नहीं मिलने गया। कारण क्या है कि जातवाद सब पहले से चल रहा। मैंने फिर कहा और फिर कह रहा हूं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जिस दिन से सवर्णों का लोग विरोध करना बंद कर देंगे, उस दिन सवर्ण अपने हक की बात करना बंद कर देगा। सवर्ण सबकी बात करेगा। जिस दिन सरकारी सबकी बात करेंगी और सभी जात के नेता सबकी बात करेंगे। आप करते हैं कि सवर्ण लोगों की हम हकों की लड़ाई लड़ते हैं, सड़क पे जाते हैं, कई बार तगड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कैसी कैसी चुनौतियां सामने आती हैं? कितना दो हाथ करना पड़ता है? 2-2, 4-4 हाथ बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत समस्याओं को फेस करना पड़ता है। और ये तो हम ही जान रहे हैं, सर के बाल झड़े जा रहे हैं समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते। खैर वो बहुत बड़ा विषय नहीं। देखिए एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, हम आज जवान हैं, कल हम वृद्ध होंगे, परसों मर जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सब कुछ गतिशील है। एक दिन हम हैं, एक दिन हम नहीं रहेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि समय के साथ जो मेरा थोड़ा बहुत योगदान समाज के लिए होगा, वही योगदान इतिहास में अमर होगा। दूसरी बात, जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने हमारे धर्म के लिए लड़ा, हमारे देश के लिए लड़ा, तब आज हम आराम से बैठे हैं। उसी प्रकार से हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके लिए हम लड़ेंगे, तब कल हमारी पीढ़ियां सुरक्षित होंगी। और समस्याएं कुछ भी आवे, कैसी भी आवे, हमें उनसे डरना नहीं है, हमें लड़ना है और जीतना है। अभी जो है सर्वेश पांडे जी की स्ट्रेटेजी क्या है लाइफ को लेकर? क्या शादी विवाह कुछ ऐसा कुछ अभी हुआ? नहीं, बिल्कुल अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी मेरी जन्म तिथि 3/6/1999 है। 24 साल पूरा होकर के 24 साल में क्रांति कर रहे हैं। इतनी बड़ी क्रांति 24 साल में। मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति योग्य उम्र से नहीं होता है, ठीक है? वो अपने ज्ञान से योग्य होता है। दूसरी बात, क्रांति कब किसके मन में आ जाए ये उम्र निर्धारित नहीं करती है। समझ रहे मेरी बात को? तो यह अपना शादी का भी विचार बना रहे हैं? बिल्कुल शादी विचार बनाया जा रहा है, लेकिन अभी कोई विचार नहीं बनाया जा रहा। अभी 24 साल पूरा हुआ है, 25वां लगा है, शादी बिल्कुल किया जाएगा। तो क्या सर्वेश पांडे अब माना जाए कि राजनीति भी करेंगे? अच्छी खासी फेम आपको मिल चुकी है, बहुत चर्चित भी हो चुके हैं, सड़क पर संघर्ष करते दिखाई पड़े हैं, तमाम सारी चीजें हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब राजनीति भी करेंगे? मैं राजनीति के लिए समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मैं राजनीति के लिए समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन अगर समाज के लिए राजनीति करना पड़ा तो जरूर करूंगा। तो समाज के लिए राजनीति करना पड़ेगा, तो मतलब इशारा कर रहे हैं, अब इशारा कर रहे हैं समाज के लिए राजनीति। मैं आपको एक बात बताऊं आपको, आज मैं सड़क पर लड़ रहा हूं समाज के लिए, हमारी बात तक नहीं सुनी जा रही है, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, और हमारे जात बिरादर के जितने भी तथाकथित विधायक सांसद हैं सदन में बैठ करके सरोड़ों के हक की बात तक नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो कम से कम एक तो कोई हमारा व्यक्ति हो सदन में जो सरोड़ों के मुद्दे पर डंके की चोट पर बोल सके, जो सरोड़ों के मुद्दे पर वहां पर अगर सरोड़ों के खिलाफ कोई बिल बनाया जा रहा है, बिल पारित किया जा रहा है, तो उस बिल को वहां पर फाड़ सके, योगी सरोड़ों के लिए भी सदन में आवाज उठा सके। आप ये बताइए, योगी सरकार का स्टैंड कैसा देखते हैं? सवर्ण को लेकर जो पॉलिटिक्स है, जो उसका स्टैंड है सरकार का, कैसा देखते हो? देखिए, आप योगी की ही बात मत करिए, मैं किसी भी हर एक सरकार का स्टैंड बता रहा हूं। सवर्णों को लेकर किसी का कोई स्टैंड नहीं है।
सवर्णों को लेकर के किसी का कोई स्टैंड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज के युवाओं का, सवर्ण समाज के लोगों का, इनके ऊर्जा का दोहन किया गया है, इनका शोषण किया गया है, इन्हें पार्टियों के प्रचार में दौड़ाया गया है, ठीक है। लेकिन जब सुविधा और व्यवस्था की बात आई है तो विशेष जातियों को दिया गया है। विशेष जातियों से इतनी नफरत सर्वेश पांडे के मन में क्यों है? विशेष जातियों से मुझे कोई नफरत नहीं है। मैंने कभी किसी, आज 5 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। आप मेरा एक एक वीडियो उठा करके देख लीजिए। मेरे गांव में भी दलित समाज के लोग रहते हैं, कोई यह नहीं कह सकता सबको मैं भैया दादा करके बात करता हूं। किसी जाति से मेरी नफरत नहीं है। कभी चंद्रशेखर आजाद रामर से मुलाकात हुई आपकी? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोई गरीब अगर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है, कोई गरीब अगर क्षत्रिय समाज का व्यक्ति है, कोई गरीब अगर सौर समाज का व्यक्ति है, तो उसमें भेदभाव क्यों? वो सुविधा सिर्फ जाति को क्यों मिल रही है? एक बात बताइए, जात गरीब होती है कि व्यक्ति गरीब होता है? व्यक्ति गरीब होता है। जाति को नौकरी चाहिए कि व्यक्ति को नौकरी चाहिए? व्यक्ति को नौकरी चाहिए। जब जाति को नौकरी नहीं चाहिए, व्यक्ति को नौकरी चाहिए, जाति गरीब नहीं होती है, व्यक्ति गरीब होता है, तो फिर सुविधा व्यवस्था जात को क्यों, गरीब को क्यों ना दिया जाए? फिर उसका आर्थिक आय उसका आय क्यों ना देखा जाए? बहुत गुस्से में है आप, ये बताइए। नहीं, गुस्से में नहीं, जो भेदभाव है भाई साहब, उस भेदभाव के साथ जो सच्चाई, वो सच्चाई बता रहा हूं। आप एक बात बताइए, निष्पक्ष बताइए, आप पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, एक बात बताइए, क्या इस देश में सुविधा व्यवस्था जातियों को मिलनी चाहिए कि गरीबों को मिलनी चाहिए? गरीबों को मिलनी चाहिए। एक कल्पना करिए आप कि 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, अगर 75 साल तक अगर देश में सुविधा व्यवस्था जातियों को ना मिला होती, गरीबों को मिली होती ना, तो मुझे आज विश्वास है कि ये भारत विकासशील ना विकसित राष्ट्र बन जाता। बिल्कुल, मैं इस बात से आपके सहमत हूं। लेकिन आप ये बताइए, कभी मुलाकात होती है वो पूर्वांचल वाले चंद्रशेखर आजाद रामर जी, जिनको कहा जाता है भीम आर्मी चीफ, सवर्ण आर्मी, भीम आर्मी, 2 आर्मी की चर्चा खास तौर पे उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिलों में उनके कार्यकर्ता, उनके लोग आपको दिखाई पड़ते होंगे। इनका अलग अलग स्टैंड है अपनी लोगों को लेकर। क्या कभी मुलाकात होती है, कभी बात होती है? नहीं, उनसे कैसी बात? उनसे देखिए, एक बात बताएं, लड़ाई अखिलेश जी की जैसे योगी से बात होती है, वैसे क्या कभी? नहीं, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। सबसे पहली बात, लड़ाई वैचारिक होती है, और दूसरी बात, अखिलेश यादव राजनीतिक व्यक्ति हैं और योगी आदित्यनाथ जी राजनीतिक व्यक्ति हैं। ये लोग आपस में मिल सकते हैं, लेकिन सर्वेश पांडे नहीं मिल सकते, क्योंकि हम सैद्धांतिक व्यक्ति हैं। सिद्धांत से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। चंद्रशेखर रावण सुबह शाम पंडितों ठाकुरों को गाली देंगे, फिर सर्वेश पांडे सवर्णों की बात करते हैं और चंद्रशेखर रावण से बात करेंगे, ये कल्पना तक नहीं कर सकते हैं आप। क्या नहीं, आप अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सवर्ण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो कहते हैं हम तो अपने पिछड़ों, दलितों, शोषित, वंचित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ नहीं रहे वो, आपको क्या लगता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल चंद्रशेखर रावण अपने समाज की लड़ाई लड़ें। मैं कह रहा हूं सर्वेश पांडे जिंदाबाद का मतलब शिवम तिवारी मुर्दाबाद नहीं होता है। उसी प्रकार से सौर एकता जिंदाबाद का मतलब दलित मुर्दाबाद नहीं हुआ। दलित के लिए लड़ाई लड़े चंद्रशेखर रावण, ये अच्छी बात है, लेकिन चंद्रशेखर रावण दलितों के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सवर्णों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने आज तक, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हर एक बात के लिए सवर्णों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये बताते हैं कि हर एक कार्य के लिए, मैं कह रहा हूं कि अगर अभी तूफान आ जाए ना, तो उस तूफान का जिम्मेदार ये सवर्णों को ठहरा देंगे। ऐसी इनकी मानसिकता है, समझेगा मेरी बात को। इनको अगर लड़ना है तो दलितों की गरीबी के लिए लड़ें, उनकी गरीबी के खिलाफ लड़ें, उनके अशिक्षा के खिलाफ लड़ें, उनके बेरोजगारी के खिलाफ लड़ें। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। हर एक मुद्दे में दलित और सवर्ण देखते हैं। इन्होंने कितने दलित लड़कियों की शादी करवाई होगी? इन्होंने कितने दलित बच्चों को IAS IPS बनाने के लिए आगे बढ़ाया? सवाल आपसे रहेगा, ये बताइए हमको आप, चूंकि वक्त की भी कमी है, आप बताइए, सवाल आखिरी सवाल है। चूंकि अभी कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि सवर्णों ने गरीबों के हकों को हमेशा दबाया, उनको बेवकूफ बनाया। उन्होंने अभी रामचरितमानस पर भी टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि ढोल गंवार शूद्र पसवारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस तरह से लाइनें लिखकर जो है गोस्वामी तुलसीदास ब्राह्मण बिरादरी से आते थे, इस तरह से उन्होंने दलितों की जो आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुंचाया, और उन्होंने तो बहुत सारी बातें कही। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य बता रहे हैं कि सवर्णों ने दलितों का शोषण किया है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बता रहे हैं। उनको वो बताना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन गलती से निकल गया, क्योंकि दलितों और पिछड़ों का शोषण वो खुद कर रहे हैं। मौर्य समाज के नेता बने हुए हैं, लेकिन ये मौर्य समाज का हित कभी नहीं किए हैं। ये इतने बड़े मौर्य समाज के हितैषी हैं, तो अभी एक मौर्य समाज का युवा होनहार तेज तर्रार लड़का अगर कह दे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप बैठ जाइए चुनाव, इस बार मैं आपकी सीट पर लड़ जाऊं,
मैं देखता हूं कितने बड़े समाज हित से बोलती बंद हो जाएगी इनकी। स्वयं टिकट ले रहे हैं, अपनी बिटिया को टिकट दिलवा रहे हैं, अपने लड़के को टिकट दिलवा रहे हैं, तो क्या इनका यही समाज हित है? ये मैं फिर कह रहा हूं, ये जितने भी तथाकथित नेता हैं, ये जितने भी तथाकथित चिंतक हैं, इनका उद्देश्य कि गरीब दलितों को सवर्णों के खिलाफ भड़काओ, गरीब पिछड़ों को सवर्णों के खिलाफ भड़काओ, और ये लोग भ्रमित होंगे और हम लोग मलाई खाएंगे। तो ये यही कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं। ये बताइए सर्वेश जी कि आप जो है सवर्णों की लड़ाई क्यों लड़ते हैं, सवर्ण युवाओं की लड़ाई क्यों लड़ते हैं? क्या आप दलित की लड़ाई नहीं लड़ सकते? आप सबकी लड़ाई नहीं लड़ सकते? सवर्ण युवाओं की भी लड़ाई लड़िए, आप दलित युवाओं की भी लड़ाई लड़िए, लेकिन सिर्फ आप सवर्णों की बात करते हैं, तो क्या ये भेदभाव की बात नहीं हो जाती है? सवर्ण की लड़ाई कोई नहीं लड़ता है, इसलिए मैं सवर्ण की लड़ाई लड़ता हूं। जिस दिन सभी जाति के लोग, सरकार, नेता, संविधान, सभी लोग सवर्ण की लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे, उसी दिन मैं सबकी लड़ाई लड़ना शुरू कर दूंगा। उसी दिन लड़ना शुरू कर देंगे? पक्का लड़ना पक्का शुरू कर दूंगा। जिस दिन सभी लोग सवर्णों का सम्मान और सवर्णों के हित की बात और सवर्ण समाज के हक और अधिकार की बात करना शुरू कर देंगे, मैं भी सबके हक और अधिकार की बात करना शुरू कर दूंगा। लेकिन जब तक ये लोग अपने अपने जात की लड़ाई लड़ेंगे, तो सवर्णों को ये लोग अनाथ ना समझें, सवर्णों के लिए हम जान लगा देंगे। ये बताइए, आप बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, आपकी मैंने फैमिली को देखा है, फैमिली बैकग्राउंड देखा है, काफी सोशल मीडिया पे आप चर्चित हैं, कई वीडियो आपके वायरल हुए हैं। ये बताइए कि मन में डर नहीं लगता है, क्योंकि एक बड़े जो है बड़ी फौज है सामने खड़ी, बड़ी चुनौतियां हैं सामने खड़ी, मन में कभी डर नहीं लगता है अपनी सुरक्षा को लेकर, तमाम चीजों को लेकर? देखिए, मुझे डर नहीं लगता है। मैंने एक सीरियल में एक डायलॉग सुना था जिसमें कहा गया था कि कायर बार बार मरते हैं और वीर एक बार मरते हैं। अगर मैं भयभीत हूं मृत्यु से, तो 20 बार मैं सोचूंगा कि अभी मर ना जाऊं, अभी मर ना जाऊं, तो समझो मैं 20 बार मर चुका। लेकिन मरना तो एक दिन सबको है, ठीक है, और इससे मुझे कोई डर नहीं है। मैं निडर होकर के अपने समाज की लड़ाई लड़ूंगा। आपके संगठन का स्टैंड और आपके संगठन की मांग क्या है? प्रमुख 5 मांगों की बात कर लें तो क्या है? देखिए, सबसे पहली मांग है कि इस देश में आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो या आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। दूसरी मांग है कि SC/ST एक्ट में जांच की व्यवस्था हो। अगर SC/ST एक्ट में जांच की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है, तो सवर्ण एक्ट का भी वो गठन करे। जिस प्रकार से हम दलितों को कुछ नहीं कहेंगे, वो फर्जी मुकदमा लिखवा देंगे, तो कम से कम मेरे जात को अगर कोई गाली दे तो हमारे पास भी एक विशेष कानून होना चाहिए। तीसरी बात, जैसे दलित आयोग है, पिछड़ा आयोग है, उसी प्रकार से सवर्ण आयोग का भी गठन होना चाहिए। चौथी बात, हम सवर्ण समाज के जो बेरोजगार लोग हैं, इनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इनको आगे बढ़ाने का कैसे काम किया जाए। पांचवी बात, सवर्ण समाज के जितने भी लड़के होनहार हैं और प्रतिभाशाली हैं और पैसे के अभाव में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए एक विशेष फंड की व्यवस्था करना और उनको आगे बढ़ाने का काम करना। बिहार में जातीय जनगणना की मांग बहुत जोर से चल रही है और वो मांग अब उत्तर प्रदेश में भी उठने लगी है। क्या कहना चाहेंगे? जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए? जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जनगणना अगर इनको करवानी है तो आर्थिक आधार पर करवानी चाहिए। दूसरी बात, अगर इनको लगता है कि जातिगत जनगणना इतना करवाना जरूरी, तो मैं कहता हूं कि एक गणना इसकी भी करवाइए कि किस जात के लोग देश के लिए ज्यादा बलिदान दिए हैं। एक गणना नहीं, वो तो करें जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत क्यों नहीं भाई, हमारे बाप दादा तुम्हारे लिए मर गए, सीने में गोली खाए, फांसी पर लटक गए, आज तुमको आजाद करवा दिए, तुम्हारी जात बढ़ती चली गई, हम मरते मिटते चले गए, और आज तुम कह रहे हो कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई, जिसका जितना त्याग बलिदान हो उसकी भी तो हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। अरे जिसके खून पर, जिसके लाश पर भारत की आजादी की नींव पड़ी है, उसका भी तो योगदान होना चाहिए। किस जात के लोग कितना टैक्स देते हैं ना, इसकी भी तो गणना होनी चाहिए। क्या वो कह देंगे वही मान लिया जाएगा? तो फिर क्या मतलब है संविधान का, क्या मतलब है लोकतंत्र का, क्या मतलब है समानता का? भीम आर्मी पे क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहता हूं, उसके लिए मेरे पास कोई बात नहीं ना, उनके लिए मेरे पास समय है। मैं जो भी कुछ कह रहा हूं अपने समाज के हित के लिए कह रहा हूं, अपने समाज के हित के लिए जो भी कर पाऊंगा करने का प्रयास करूंगा। एक बात मैं क्लियर कह रहा हूं, ये देखिए, सिर्फ एक विवाद पैदा करने के उद्देश्य से या चीजों को ट्रेंड में लाने के उद्देश्य से ऐसे क्वेश्चन मुझसे किए जाते हैं कि आपका चंद्रशेखर रावत पर क्या राय है। एक बात बताओ, मैं उन पर क्या राय दूं? उन पर राय देने के लिए मेरे पास क्या समय? एक बात, आप सवर्ण की लड़ाई लड़ने चले जाते हैं, वो दलितों की लड़ाई लड़ने चले जाते हैं, मुकाबला बहुत तगड़ा हो जाता है। ये अच्छी बात, मुकाबला बहुत तगड़ा, ये कोई तगड़ा मुकाबला नहीं। दलितों की लड़ाई जो है, ये लाइन ऑर्डर पे खतरा हो जाता है। दलितों की लड़ाई जो है वो सवर्णों से अगर लड़ रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं सवर्णों की लड़ाई दलितों से नहीं लड़ रहा हूं। कहते हैं सवर्ण अत्याचार करते चले आए दलितों। सवर्णों की लड़ाई दलितों से नहीं लड़ रहा हूं, सवर्णों की लड़ाई सरकार से लड़ रहा हूं।
सौरों की लड़ाई संविधान से लड़ रहा हूं। मैं बता रहा हूं सरकार से कि संविधान में जो जात के हिसाब से कानून और व्यवस्था है, इनको वहां बदल करके सबके लिए किया जाए, गरीबों के लिए किया जाए, लेकिन जातियों के लिए किया जाए। मेरी लड़ाई किसी जात से है ही नहीं। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सरकार से है। सरकार के द्वारा जो भेदभावपूर्ण नीतियां बनाई गई हैं, उन नीतियों के खिलाफ है। तो ये थे मेरे साथ सवर्ड आर्मी चीफ सर्वेश पांडे जी, जो भारत टीवी पर इस वक्त लाइव थे, लगातार अपनी राय रख रहे थे। और आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा। सर्वेश जी, भारत टीवी की ऑफिस आप पहुंचे, भारत टीवी को आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को फटाफट शेयर करिए दोस्तों, और बताइए कि इस इंटरव्यू को आप कैसा देखते हैं, जिन तमाम सारे सुलगते मुद्दों पर सवर्ड आर्मी चीफ सर्वेश पांडे ने अपनी बेबाक राय रखी है। धमाकेदार इंटरव्यू को आनंद लीजिए, वीडियो को शेयर करिए। भारत टीवी के लिए कैमरा पर्सन अतुल के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।